हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th की भारत और समकालीन विश्व भाग 1। ये सीरीज चल रही है। इससे पहले के हमारे कई सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट एनसीईआरटी 9 में जाकर के सारे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को एक नई दिशा यहाँ से पढ़ करके दे सकते हैं और एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। एनसीईआरटी देखा जाए तो हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है यहीं से लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम, जिसमें पढ़ेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज कैसे विकसित हुआ धीरे धीरे। तो ये खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। खंड 2 में हम जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों और चरवाहा समुदायों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हम अक्सर कारखानों और शहरों पर बाजारों या हम अक्सर कारखानों और शहरों पर और बाजार को आपूर्ति करने वाले औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर ही ध्यान देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों के बाहर दूसरी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं। आधुनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है चरवाहों और वनवासियों, घुमंतू किसानों और खाने की चीज़ें बीन कर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक रही है। समकालीन विश्व के उदय का अध्ययन करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही ना हो। खंड 2 के अध्याय में हम इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे व्यवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं, गुजरे हुए जमाने के बचे कुचे लोग नहीं हैं। अध्याय 4 में आप जंगलों की सैर करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी में उद्योग और शहरों, जहाजरानी और रेलवे के उदय व विस्तार से लकड़ी और अन्य उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था। इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोग से संबंधित कायदे कानून बदल गए हैं और जंगलों के रखरखाव की एक नई पद्धति सामने आई। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ, कैसे वन क्षेत्रों को मापा गया, पेड़ों का वर्गीकरण किया गया और बागान विकसित किए गए। इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले स्थानीय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश किया गया, लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावत भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य भी किया। इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा। अध्याय 5 में भारत और अफ्रीका के पहाड़ों और रेगिस्तान मैदानों और पठारों में चरवाहों के पद चिन्हों को ढूंढने की कोशिश की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी हम बिरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। उनका इतिहास पाठ्य पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। अध्याय 5 में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, कृषि विस्तार, चरागाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े। इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, उनके समुदाय के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वो खुद को कैसे ढालते हैं, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा।
जब तक हम विभिन्न समुदायों समाज के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। आज की दुनिया कैसी बनी है, साथ ही आधुनिकीकरण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव पर विचार नहीं करेंगे। अब हम किस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है आप सभी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा, और ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे और ये लगातार वीडियो चलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ जो आगामी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शायद उन्हें भी अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय में इसमें क्या पढ़ना है। वन समाज और उपनिवेश, इसी को जानना है और समझना है कि वन समाज और उपनिवेश क्या है। अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ा करके उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनके आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, काफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाले वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगलों से ही आती हैं। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के इन जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। ये विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 145 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ये छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोशनी यहाँ कम ही पहुँच पाती है। और इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन्न आकार और प्रजातियां देख सकते हैं। चलिए अध्याय 1 शुरू करते हैं। वनों का विनाश क्यों? वनों का आखिर विनाश क्यों हो रहा है? आइए इस पर बहुत अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें। जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़ करके आधे तक पहुंच गया। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई। वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से बदलाव या फैलाव आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि when the valleys were full, अर्थात जब घाटियों की जब घाटियाँ भरी पड़ी थीं। जॉन डॉनसन की एक पेंटिंग है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब घाटियाँ एकदम से भरी पड़ी हुई थीं, ये उसी की एक पेंटिंग तैयार की गई है। लाकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तरी अमेरिका मैदानी में रहते थे का अर्थतंत्र अत्यंत वैविध्यपूर्ण था। वे मक्का उगाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई। आइए शुरू करते हैं इसी के आगे कि खेती में तेजी से फैलाव हुआ। इसी की वजह थी कि पहली अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों इसकी कई वजह थीं। पहली अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे
पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। आइए बॉक्स नंबर 1 पढ़ते हैं कि किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तो उन्होंने दावा किया कि ये महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शक के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नगारिंद जेरियो की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज नगरुदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। ये जमीन 5 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तान मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे। पटरी पर स्लीपर मतलब कि सिंह भूमि के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण। छोटा नागपुर, मई 1897 में। रेल की पटरी है। स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और उनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति न थी। स्लीपर का मतलब था कि रेल की पटरी के लिए आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोकते थे। स्रोत में पढ़ेंगे कि परती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए। परती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से लोकप्रिय रहा। यही वो विचार था कि जिसने विजय को न्यायोचित ठहराया। अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्य अमेरिका के हॉन्डुरास के बारे में लिखते हैं। आज इससे बढ़कर के रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए। क्या उसे इस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो उसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि उसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझा सकता। ये मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्ध बर्बरों के गिरोह जैसे हैं, जो ना तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और ना ही इसमें आराम। 3 साल बाद अमेरिकी आधिपत्य में यूनाइटेड फ्रंट कंपनी का गठन हुआ, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया। इस कंपनी ने इन मुल्कों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत अर्थात ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इंग्लैंड में बलूत अर्थात ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी
दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आगमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला और 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थीं। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। बांस के बड़े कांसालौंग नदी में बहकर जाते हुए चिट्टगांव पर्वतीय पट्टी। आगे देखेंगे कि रंगून के एक लकड़ी गोदाम में लकड़ी के शाहतीर सजेता हुआ हाथी, अर्थात औपनिवेशिक दौर में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल जंगलों और लकड़ी के गोदामों में भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था। आप स्रोत खा में देख सकते हैं कि मुल्तान और शुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट गुणे 10 इंच गुणे 5 इंच के स्लीपर की जरूरत होगी, अर्थात 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व 1 मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों में आया करेंगे। ये ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झाड़ के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की जरूरत होगी। क्रियाकलाप है कि एक लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 तक के स्लीपर की जरूरत थी। यदि 3 मीटर लंबी बड़ी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद से पेड़ से 3 से 5 स्लीपर बन सकते थे, तो हिसाब लगाकर देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। चित्रों में देख सकते हैं कि ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें, और 7वें चित्र में देख सकते हैं कि लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर के लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों में बड़े शहरों को जाते थे। बागान के बारे में जानेंगे। यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर के उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया। चाय, कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। प्लेजर ब्रांड चाय, ये पहले की चाय है जिसे हम प्लेजर ब्रांड चाय के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे व्यावसायिक और वानिकी की शुरुआत, ये अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।